नमस्कार। अब आज हम अध्ययन करेंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व अध्याय का भाग 3 है, जिसमें टॉपिक आपका अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि शक्ति को अर्जित करना उतना मुश्किल नहीं है जितना शक्ति को बनाए रखना। अर्थात कोई व्यक्ति शक्तिशाली तो हो सकता है, लेकिन वो कब तक शक्तिशाली रहेगा ये उतना आसान नहीं है जितना वो शक्तिशाली हुआ। उससे ज़्यादा कठिन, ज़्यादा मेहनत उसे उस बात के लिए करनी पड़ेगी कि शक्ति उसके पास बनी रहे। तो इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यदि कोई देश वर्चस्वशाली हुआ है तो उसका पतन भी हुआ है। पहले हम वो उदाहरण देखते हैं कि कौन कब वर्चस्वशाली रहा था। तो यदि हम यूरोप की राजनीति के संदर्भ में देखते हैं तो 1660 से 1713 के आसपास तक फ्रांस का दबदबा रहा, और उसके बाद 1860 से 1910 तक ब्रिटेन का दबदबा रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस वर्चस्व का पहला उदाहरण है और ब्रिटेन दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण हमारे सामने आता है अमेरिका का, जिसका वर्चस्व वर्तमान में है। लेकिन पिछले उदाहरणों से या इतिहास में और भी जो शक्तिशाली राजा महाराजा या देश हुए हैं, उनके उदाहरणों से हमें पता चलता है कि बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन उसकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। तो अमेरिका की जो वर्तमान में वर्चस्व है उसको यदि आप विश्लेषण के तौर पर देखते हो तो कहीं कहीं उसकी भी वो कमजोरियां हैं जो कभी कभी डाउट करती है कि इसके वर्चस्व को ये कम कर देगी या इसके वर्चस्व को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने में रुकावट है। तो उसमें से पहला जो कारण है वो है कि अमेरिका की संस्थागत बनावट, अर्थात वहाँ के जो संवैधानिक संरचनाएं हैं वो क्या है। तो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, जबकि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है कि कार्यपालिका का निर्माण होता है विधायिका से, अर्थात कार्यपालिका जो मंत्रिमंडल होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका का कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। उसी के अनुसार उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी अपनाया। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में यह होता है कि कार्यपालिका के पास विधायिका को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं होती है और विधायिका के पास कार्यपालिका को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं होती। अर्थात इस स्थिति में अमेरिका की जो कार्यपालिका है या मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति होता है वो सर्वेसर्वा, तो राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ रहती है और वो अनंत शक्तियों के कारण हमेशा जो सैन्य बल है उस पर अपना नियंत्रण रखता है ताकि वो ज़्यादा कार्य ना कर सके। दूसरा जो अमेरिकी वर्चस्व में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक है वहाँ के लोगों की उन्मुक्त प्रकृति, अर्थात वो आज़ादी पसंद लोग हैं, और वहाँ की राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति का मतलब होता है कि वहाँ के लोगों का वहाँ की सरकार के बीच किस प्रकार का संबंध, अर्थात लोग और सरकार आपस में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो वहाँ के नागरिक हमेशा अपनी सरकार को ये संदेह में रहते हैं कि वो सैन्य क्षमताओं का ज़्यादा उपयोग करते हैं, इस वजह से उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं और सैन्य अभियानों की ज़्यादातर वहाँ आलोचनाएं होती है। तो ये भी एक अमेरिकी वर्चस्व में रुकावट का कारण है। तीसरा अमेरिकी वर्चस्व में जो रुकावट का कारण है या बाधा उत्पन्न करती है वो है नाटो। अब नाटो एक संधि है, आपने पढ़ा होगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसमें क्या है कि अमेरिका को नाटो का सदस्य इस वजह से बनाया कि उसका ज़्यादातर यूरोप में व्यापार चलता है, ताकि वो नाटो का सदस्य नहीं रहता है तो यूरोप से व्यापार कम हो जाएगा। जबकि पश्चिमी यूरोप के ज़्यादातर देश नाटो के सदस्य इस वजह से कि वो नाटो के सदस्य रहकर अमेरिकी वर्चस्व को नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोनों का पारस्परिक उद्देश्य इस वजह से वो नाटो को बनाए हुए हैं, लेकिन फिर नाटो अमेरिकी वर्चस्व को कहीं कहीं कम करता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि अमेरिका के वर्चस्व के समय भारत के साथ अमेरिका के संबंध किस प्रकार के हैं। तो हम जब 1947 में आज़ाद हुए तो उस समय हमें विश्व में शीत युद्ध का सा दौर देखने को मिला। तो भारत ने ऐसी स्थितियों में अपनी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ये सोचा कि हमारे पास एक
ज़्यादा सुरक्षित विकल्प है गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया जाए और हम किसी भी दोनों देशों के सैन्य संगठनों में शामिल ना हो। लेकिन फिर भी हमारा झुकाव थोड़ा बहुत कम ज़्यादा था ही, रूस की तरफ ज़्यादा रहा। लेकिन 1990 में जाके पूर्व सोवियत संघ या रूस का विघटन हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर माहौल भी ज़्यादा कटुतापूर्ण लग रहा था। भारत ने को लगा कि हम मित्रविहीन हो जाएंगे। उसी समय हमारे पास भी एक आर्थिक संकट की समस्या थी 1991 में। तो हमने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। आर्थिक उदारीकरण का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था पर अब तक सरकार का बहुत ज़्यादा कठोर नियंत्रण था। ज़्यादातर उत्पादन के साधन है उन पर सरकार का नियंत्रण था। तो सरकार ने इन उत्पादनों के साधनों को प्राइवेट हाथों में सौंपने का प्रयास किया। बड़ी बड़ी कंपनियां इनमें निवेश करने लगी। तो भारत पूरे विश्व के लिए एक निवेश का आकर्षण केंद्र बन गया। उसमें उस फायदा अमेरिका ने भी उठाना चाहा, भारत में निवेश किया। तो इस माहौल में भारत और अमेरिका के साथ संबंध सुधरने लगे और तब से लेकर वर्तमान में भारत और अमेरिका के संबंध जो ज़्यादातर रहे हैं वो दो बिंदुओं के इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहे हैं। उसमें पहला बिंदु है प्रौद्योगिकी या तकनीकी और दूसरा है अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय का मतलब होता है कि वो तो या तो उनके पूर्वज भारत में रहे थे या वो खुद भारत में थे लेकिन वर्तमान में वह अमेरिका में रह रहे हैं। तो उनका भी बड़ा योगदान है भारत और अमेरिका के संबंधों को अच्छे बनाने में, जिसके उदाहरण हम कुछ देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर, जैसे कंप्यूटर में आप जानते हो कुछ पार्ट उसके हार्डवेयर होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। तो भारत से जितना भी सॉफ्टवेयर का निर्यात होता है उसमें से 65% हम निर्यात अमेरिका को करते हैं। दूसरा उदाहरण है, एक अमेरिकन कंपनी है बोइंग, जो दुनिया में हवाई जहाज, रॉकेट, उपग्रह, मिसाइल बनाती है। उसके 35% जो तकनीकी कर्मचारी है वो भारतीय मूल के हैं। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में एक शहर है जो कंप्यूटर उद्योग के लिए जाना जाता है। उसमें जो काम करने वाले हैं उसमें से अधिकांश भारतीय हैं। और ये आपने नाम सुना होगा कि सुंदर पिचाई का। सुंदर पिचाई वो व्यक्ति है जो गूगल का वर्तमान में सीईओ है और एक भारत का। तो आप अहमियत समझ सकते हो कि अमेरिका में भारत के लोगों की क्या अहमियत है। थोड़ा सा मिलता जुलता प्रश्न है कि भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली बोला जाता है, तो इसका आंसर है बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु में भी कंप्यूटर से संबंधित ज़्यादा उद्योग वहाँ पर चलते हैं। और चौथा हम फैक्ट देखते हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी या हाई टेक्नोलॉजी की जितनी भी कंपनियां हैं उनकी 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में हुई। किन लोगों के द्वारा? भारतीय लोगों के द्वारा। अर्थात 15% ऐसी कंपनियां हैं वहां पर जिनकी शुरुआत भारतीय लोगों के द्वारा की गई। लेकिन वर्तमान समय का यदि आप विश्लेषण करते हो तो एक तरफ तो है कि अमेरिका वर्चस्व कायम किए हुए हैं पूरे विश्व पर। दूसरा स्थिति यह है कि भूमंडलीकरण का दौर है जिसमें हम पूरी दुनिया के साथ हमें रहना जरूरी है। हम दुनिया को छोड़कर अलग थलग नहीं रह सकते। अतः प्रत्येक देश के रूप में हमें विदेश संबंधों का भी निर्वाह करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका के साथ किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। तो भारत में जो थिंक टैंक बोलते हैं, जहाँ पर विचार विमर्श होता है लोगों में कि किस देश के साथ हमारी किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए, तो उसमें तीन विचारधाराएं हैं। तो पहली विचारधारा के जो लोग हैं या कुछ लोग ये मानते हैं कि विश्व में सैन्य शक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उनका मानना है कि अमेरिका भी अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ा रहा है और ऐसी स्थिति में भी भारत को अमेरिका का मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरे विचारक, जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि अमेरिका और भारत का लगातार तालमेल बढ़ता जा रहा है, अतः भारत को इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। भारत को अमेरिका का विरोध नहीं बल्कि उसके समर्थन की नीति अपनानी चाहिए और जो हमें उससे फायदा मिल रहा है वो फायदा लेना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है, वो थर्ड पाथ या तृतीय रास्ते की बात करते हैं। वो कहते हैं कि विश्व के जो भी विकासशील देश हैं उनका भारत को एक ग्रुप बनाया जाना चाहिए और उस ग्रुप के माध्यम से अमेरिका का मुकाबला किया जाना चाहिए। अब अगला टॉपिक है किस वर्चस्व को से किस प्रकार निपटा जाए। तो अब ये प्रश्न तो हो सकता है आपके दिमाग में भी आ रहा हो
कि आखिरकार अमेरिका का वर्चस्व कब तक चलेगा, और यदि ये वर्चस्व चलता है तो उससे निपटा भी कैसे जाए। तो इतिहास में बहुत से हमें सुराग मिलते हैं, लेकिन ये जो सुराग है वो हमेशा सिद्ध नहीं होते हैं। जो पहले घटना हुई है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि अब हो, अर्थात जो पहले के जिनका वर्चस्व था उनका कुछ समय बाद वर्चस्व समाप्त भी हुआ, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका के साथ भी ऐसा हो कि वर्चस्व कायम रहे या समाप्त होए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीज़ें बहुत कम गिनी चुनी है जो इस उदाहरणों को दोहराती है। अध्याय 6 में देखेंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाम से चैप्टर उसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न संस्थाएं जो विश्व में शांति और व्यवस्था बनाने के लिए कार्य कर रही है, लेकिन वो संस्थाएं हैं उनको हम विश्व सरकार नहीं कह सकते। और विश्व सरकार कहने का मतलब है कि उनके पास इस प्रकार की कोई कानूनी शक्ति नहीं है कि वो अपने कानूनों को दूसरे देशों पर थोप सके, उनको लागू करवा सके। हाँ, पर इससे एक हो रहा है इसमें कि वो युद्ध को टालने में सक्षम जरूर है। तो हम अनुमान कर सकते हैं कि जब युद्ध को टालने में तो सक्षम है, लेकिन वो दूसरे देश को सुरक्षा देने में भी गारंटी नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी दूसरे देश को मिले या वो अनुत्तरित छोड़ दिए जाए या उस पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाए। कैसे न कैसे तो अपनी सुरक्षा को मजबूत करनी पड़ेगी और दूसरे देशों से हमें हिफाजत अपने आप की करनी पड़ेगी। तो इसके लिए या अमेरिका वर्चस्व के लिए फिर लोगों के पास 2-3 ऑप्शन है, उनके बारे में हम विचार करते हैं कि कैसे पूरे विश्व के लोग अमेरिकी वर्चस्व का मुकाबला कर सकते हैं, उससे कैसे निपट सकते हैं। तो पहला जो विचार आता है कि कुछ लोग ये मान सकते हैं कि अकेला कोई भी देश नहीं है वर्तमान समय में जो अमेरिकी वर्चस्व का मुकाबला कर सके। कुछ विचारक मानते हैं कि भारत, चीन और रूस यदि तीनों संयुक्त रूप से एक साथ आ जाएं तो ये अमेरिकी वर्चस्व का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि तीनों में आपसी मतभेद इतने बड़े हुए हैं कि वो तीनों का एक साथ आना ही मुश्किल है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब किसी का वर्चस्व है तो आप उसका विरोध मत करो, बल्कि उसको लाभ, उसके जो अवसर है उसको लाभ उठाने की रणनीति के रूप में प्रयोग करो। उदाहरण के लिए हम देखें कि यदि हम अमेरिकी वर्चस्व का फ़ायदा उठा सकते हैं तो हमारे यहाँ उसके साथ व्यापार बढ़ाएं ताकि आर्थिक वृद्धि भी हो सकती है। अमेरिका से अच्छी तकनीकी का हम हस्तांतरण करें, उनसे हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन की लागत कम होगी और हमें मुनाफा ज़्यादा होगा, निवेश भी हमें मिल सकता है। अतः संक्षेप रूप में कहा जा सकता है कि ताकतवर देश के साथ विरुद्ध जाने की जरूरत नहीं। जो ये विचारक मानते हैं वो मानते हैं कि ताकतवर देश के साथ हमें विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके वर्चस्व का हमें फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। और जो फ़ायदा उठाने वाली नीति है उसे हम बोलते हैं बैंड वैगन की नीति। और प्रश्न आता है हमेशा कि बैंड वैगन की नीति का मतलब क्या है। तो इस नीति का मतलब है कि वर्चस्वशाली देश का विरोध ना करके उसके वर्चस्व का हम अपना आर्थिक फायदे के लिए कार्य कर सकते हैं, उसके साथ मिलकर हम कार्य कर सकते हैं। अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसी परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियों के हिसाब से हम अपने आप को ढाल लें और उन परिस्थितियों के हिसाब से हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकी वर्चस्व का विरोध नहीं कर सकते हैं तो वो अपने आप को छुपा लें। इसका मतलब होता है कि जो दबदबे वाला जो देश है उसके कोशिश करें कि यथासंभव उसके सामने ना आए या उसका हम प्रकट रूप में विरोध ना करें। और ऐसा में बहुत बार चीन, रूस, यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो करते भी हुए दिखाई देते हैं, ताकि वो हम कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे वर्चस्वशाली देश चिड़े या परेशान हो और अनायास ही हमें उसके बेपनाह क्रोध का हमें सामना करना पड़े। ऐसी परिस्थितियां हमें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। इसको हम कहते हैं अपने आप को छुपा लेने की नीति। लेकिन इस नीति की समस्या ये है कि लंबे समय तक कारगर नहीं है, ना ये प्रत्येक देश के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जो देश थोड़ा आगे आएगा तो उससे दूसरे देशों को चिढ़ होती ही है। और यदि इस प्रकार का कोई भी देश लंबे समय तक व्यवहार भी नहीं कर सकता है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश नहीं कर सकता वर्तमान में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राज्येतर संस्थाएं बोलते हैं जिनका कोई किसी राज्य पर नियंत्रण
या जिन संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता है, जैसे आप वर्तमान में एनजीओ है, ये राज्येतर संस्था है कि समाज या जनता के लिए तो कार्य कर रही है, लेकिन राज्य का इन पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार करने के लिए सामने आएगी, उनमें आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर अमेरिका को चुनौती मिलेंगी। उनमें स्वयंसेवी संगठन हो सकते हैं, सामाजिक आंदोलन हो सकते हैं, वर्तमान में पर्यावरणीय और जीव जंतुओं को बचाने वाले संगठन है जो अमेरिका वर्चस्व का विरोध भी करते आए हैं। उसमें राज्येतर संस्थाओं में मीडिया भी हो सकते हैं, बुद्धिजीवी लोग भी हो सकते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं। ये लोग भी अमेरिकी वर्चस्व को प्रतिरोध या प्रतिकार कर सकते हैं या उससे निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन राज्येतर संस्थाओं में नागरिक अमेरिका के भी हो सकते हैं या पूरे विश्व से भी हो सकते हैं। तो हम निष्कर्ष रूप में इस स्थिति में पहुंचते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों का आप अवलोकन करें तो एक शब्द आता है विश्वग्राम। विश्वग्राम का वास्तविक कॉन्सेप्ट तो ये है कि तकनीकी आज इतनी एडवांस हो गई है कि आपको अपने कमरे में बैठे बैठे पूरे विश्व की सूचनाएं और सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, ताकि आपको आपके कमरा ऐसा लगे कि पूरा विश्व यही है। लेकिन इसको रहने के हिसाब से देखें तो इसमें एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया आपको कि एक गांव है, वहाँ पर आपको पता है कि रहने की लिमिटेड जगह, आप छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकते यहाँ से, और आपके पड़ोसी का व्यवहार आपको असहनीय लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको भी रहना वहाँ जरूरी है, पड़ोसी भी वहीं रहेगा। तो फिर आपके पास एक ही विकल्प बचता है प्रतिरोध का। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रतिरोध जरूरी है। और ऐसी स्थिति में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चाहे अमेरिका हो या कोई दूसरा देश हो, हमें वो व्यवहार करना चाहिए जो अपने अस्तित्व को बचा ले और अस्तित्व बचाने के साथ साथ हमें आर्थिक फायदा भी दे सके। तो वर्तमान भारत के पास एक ही विकल्प है या संपूर्ण विश्व के पास कि अपने अस्तित्व को बचाने के साथ साथ आर्थिक रूप से जो फायदेमंद गतिविधियां उनमें हम संलग्न रहें, उन्हीं में हम कार्य करें। धन्यवाद। इस प्रकार से हमारा जो तीसरा चैप्टर है वर्तमान विश्व में या समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये समाप्त हो जाता है। थैंक यू।